Good morning student, welcome back to SST class. Today we read chapter 2 in geography. आज हम geography का दूसरा चैप्टर रीड करेंगे. ये इंडेक्स में 12 चैप्टर है, लेकिन ये हमारी सेकेंड चैप्टर है geography का. चैप्टर नेम इज स्थल मंडल, भूमि का परिमंडल. लिथोस्फीयर द रियलम ऑफ लैंड. इस चैप्टर में हम भूमि के परिमंडल के बारे में, उसकी परतें और भूमि के अंदर कौन से खनिज पाए जाते हैं इसके बारे में रीड करेंगे. फर्स्टली इसका हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन. देखिए, पृथ्वी का जन्म लगभग 4500 मिलियन वर्ष पूर्व माना जाता है. हमारी पृथ्वी प्रारंभ में आज के समान नहीं थी. उस समय यह उष्ण और द्रवित गैसों का एक गोला मात्र थी. ये सूर्य के चारों ओर घूम रही थी. धीरे धीरे इसकी उष्णता कम होती गई और ये ठोस रूप में आती गई, लेकिन इसका केवल ऊपरी आवरणीय भाग ही ठोस पाया गया. इसका आंतरिक भाग यानी भूगर्भ अभी तक भी ठोस नहीं हो पाया है. वह आज भी उष्ण एवं द्रवित गैसों के रूप में ही है. पृथ्वी के ठोस भाग को भूपटल कहते हैं. यानी कि पृथ्वी का जब जन्म हुआ था तब हमारी पृथ्वी ठोस नहीं थी, उसमें वाष्प और द्रवित गैसों का एक मिश्रण था. लेकिन ये धीरे धीरे पृथ्वी का कुछ भाग ठोस होता गया. ठीक है. फर्स्टली पृथ्वी का धरातल, सरफेस ऑफ अर्थ. मूल रूप से हमारी पृथ्वी एक जलीय ग्रह है. इसके लगभग 71% भाग पर जल पाया जाता है तथा स्थल भाग मात्र 29% ही है. यानी कि पृथ्वी के 71% भाग पर जल पाया जाता है और जिस भाग पर हम रहते हैं वो सिर्फ 29% है. पृथ्वी का स्थलीय भाग 7 महाद्वीपों में विभाजित है. पृथ्वी पर जल तथा स्थल भाग समान रूप से नहीं पाए जाते. यानी कि पृथ्वी पर जल और जो स्थल भाग है वो समान रूप से नहीं पाए जाते. नेक्स्ट इज उच्चावच रिलाइफ. भूभाग के निचले तथा ऊंचे स्थानों के अंतर को उच्चावच के नाम से जाना जाता है. यानी कि जो भूमि के ऊंचे नीचे स्थान है उसको उच्चावच के नाम से जानते हैं. हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के स्थल रूप स्थित हैं, जैसे मैदान, घाटियाँ, पठार, पहाड़ियाँ तथा पर्वत आदि. पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान हिमालय पर्वत पर स्थित माउंट एवरेस्ट है. यानी पृथ्वी पर सबसे ऊंचा स्थान है वो हमारा माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई है 8850 मीटर. तथा प्रशांत महासागर में सबसे गहरा गर्थ मैरियान ट्रेंच है, जिसकी गहराई 11034 मीटर है. प्रशांत महासागर में सबसे जो पृथ्वी की गहराई में नीचे तक है वो है 11034 मीटर. नेक्स्ट देखिए, पृथ्वी का भूगर्भ, इंटीरियर ऑफ अर्थ. यानी कि पृथ्वी का जो बनावट है, किस प्रकार संरचना. भूकंप पृथ्वी की संरचना की जानकारी का सबसे अधिक विश्वसनीय साधन है. पृथ्वी के भूपटल के नीचे से भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिनके व्यवहार से पृथ्वी की आंतरिक बनावट के विषय में जानकारी प्राप्त होती है. यानी कि जब भूकंप आता है तो पृथ्वी की भूमि का कुछ हिस्सा कहीं से टूट जाता है, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि पृथ्वी की जो आंतरिक रचना है वो किस प्रकार की है. इन भूकंप की तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है. पहले प्राथमिक, द्वितीयक तथा धरातलीय. नेक्स्ट आता है हमारा पृथ्वी की परतें, लेयर्स ऑफ अर्थ. यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 परतें हैं. यानी कि जो हम जिस पृथ्वी पर रहते हैं उसकी हमारी 3 परतें हैं और ये 3 परतें किस नाम से जानी जाती हैं. पहली हमारी भूपटल, दूसरी मेंटल तथा अंतर. देखिए, पहले हम पढ़ेंगे भूपटल के बारे में. पृथ्वी की जिस परत पर हम रहते हैं उसको हम भूपटल के नाम से जानते हैं. यानी कि पृथ्वी की भूपटल परत पर हम रहते हैं. पहला हमारा भूपटल क्रस्ट. ये पृथ्वी के चारों ओर विद्यमान है, जो पतली, ठोस तथा ऊपर की परत है. सभी स्थानों पर इसकी मोटाई एक समान नहीं है. इसकी मोटाई पर्वतों के नीचे 70 किलोमीटर पाई जाती है, लेकिन महासागरों के नीचे इसकी मोटाई केवल 4 से 7 किलोमीटर ही है. यानी कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत की मोटाई है वो सभी जगह पर एक सी नहीं, कहीं पर ज़्यादा है तो ये कहीं पर कम है.
देखिए ये पृथ्वी का चित्र दिया हुआ है। सबसे ऊपरी जो परत है इस पर हम रहते हैं। इसके नीचे वाली परत ये हमारी दुर्बलता मंडल, इसके नीचे हमारी स्थल मंडल, अंतरतम मेंटल सीमा, और ये है हमारी अंतरतम। ये इसके आंतरिक है, ये इसकी बाह्य अंतरतम। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल के नीचे स्थित परत मेंटल कही जाती है। यह परत 35 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इसका निर्माण सघन एवं दृढ़ सेलों से हुआ है। मेंटल परत के ऊपर वाले भाग को दुर्बलता मंडल के नाम से जाना जाता है। यह परत लचीली एवं अंशतः द्रव रूप में प्राप्त होती है, परंतु इस परत का निचला भाग ठोस अवस्था में है। तीसरी परत है हमारी अंतरतम यानी कि कोर। पृथ्वी का मध्य या केंद्रीय भाग अंतरतम भाग है। यह परत निफे कहलाती है। इस भाग में निकेल तथा लोहा अधिक पाया जाता है। यहाँ का तापमान 2700 तक है। इस भाग का घनत्व 9.5 से 14.5 एवं कहीं कहीं तो इससे भी अधिक है। यानी कि इस परत में जो हमारे खनिज पदार्थ होते हैं वो पाए जाते हैं, और इसके जो घनत्व यानी कि इसका आकार है 9.5 से 14.5 से तक है। नेक्स्ट है हमारा खनिज तथा सेल है, यानी कि मिनरल्स एंड रॉक्स। पृथ्वी का धरातल सेलों से बना हुआ है और सेल खनिजों के मिलने से बनती है। खनिज अजैविक यौगिक होते हैं जिनकी निश्चित द्रव्यता संरचना होती है। गठन, कठोरता, चमक तथा रंग आदि गुणों के आधार पर खनिज की पहचान की जाती है। सबसे कठोर खनिज पदार्थ हीरा है, यानी कि जो सबसे अधिक कठोर पदार्थ है वह हीरा है। एवं हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला नमक हैलाइट खनिज है, यानी कि जिस नमक का प्रयोग हम खाने में करते हैं वो भी हैलाइट नाम का एक खनिज है। खनिज हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनकी आर्थिक उपयोगिता अधिक होती है। खनिज हमारे लिए इसलिए उपयोगी हैं क्योंकि खनिज पदार्थों का हम बेचकर ये हमारी आर्थिक सहायता में भी भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मुख्य रूप से सेलें 3 प्रकार की होती हैं। पहली आग्नेय, अपसादी अथवा तलछटी। अपसादी सेल को तलछटी सेल भी कहा जाता है तथा रूपांतरित या कायांतरित। पहले हमारे आग्नेय सेल। इन शैलों का निर्माण सबसे पहले हुआ था, अतः इन्हें प्राथमिक शैल भी कहा जाता है। इन शैलों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से निकली मैग्मा के ठंडा होकर ठोस रूप धारण करने से हुई है। यानी कि आग्नेय सेल की जो उत्पत्ति है, ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है वो ठंडा हो जाता है और वही आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। दूसरा है हमारा अपसादी अथवा तलहटी शैलें। इन शैलों का निर्माण आग्नेय शैलों के अपसादों से होता है, इसलिए इन्हें द्वितीयक तथा गौण शैल भी कहा जाता है। अपरदन के सक्रिय यानी गतिशील साधनों द्वारा इन शैलों को अपसादों के स्तरीय रूप में निक्षेपित किया जाता है, जो बाद में ठोस रूप ले लेते हैं। इन अपसादों के बिछाने का कार्य नदियाँ, पवन, हिमानी तथा सागरी लहरों द्वारा किया जाता है। अपसादी शैल अधिकतर नदी, झील, समुद्र आदि की तली में बिछाई जाती हैं। इन शैलों में मृत जीवों और वनस्पतियों के अवशेष पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा कायांतरित शैल। कायांतरण द्वारा इन शैलों का निर्माण होता है, जिसका सीधा साधा अर्थ है आकृति में परिवर्तन होना। पृथ्वी के अंदर बहुत अधिक ऊष्मा तथा दबाव के कारण आग्नेय एवं अपसादी शैलों का कायांतरण हो जाता है। ग्रेनाइट नामक आग्नेय शैल नीस शैल में परिवर्तित हो जाती है। संगमरमर में चूना पत्थर का रूपांतर हो जाता है। ये शैलें स्थूल एवं अत्यंत कठोर होती हैं। जीवाश्म में युक्त अपसादी शैलों के कायांतरण होने पर इनके जीवाश्म नष्ट हो जाते हैं। इन शैलों से स्लेट, अभ्रक, ग्रेनाइट तथा संगमरमर आदि प्राप्त होते हैं, जो भवन निर्माण के लिए बहुत मूल्यवान है। नेक्स्ट हमारा शैल चक्र, यानी कि सेल का निर्माण किस प्रकार और कैसे होता है। देखिए, तीनों प्रकार की शैलों का निर्माण निरंतर होता रहता है तथा वे एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती हैं।
इसे शैल चक्र कहते हैं। जब आग्नेय तथा कायांतरण शैलें धरातल पर अनावृत होती हैं तब वे उपक्षेद और अपरदित होती जाती हैं। यहाँ यह टूटा फूटा पदार्थ नदियों, पवन, हिमानियों, लहरों आदि साधनों द्वारा स्थानांतरित कर दिया जाता है तथा स्थिर रूप में बिछा दिया जाता है, जो अपसारी शैलों का निर्माण करता है। यानी कि ये जो है आग्नेय शैल हैं, ये हमारे घिसकर थोड़ा पानी नदियों के द्वारा घिसकर ये धीरे धीरे करके बहुत बारीक बारीक हो जाती हैं और ये नदियों में एक तरह से ये बिछ जाता है, तब ये अपसारी शैल बन जाती हैं। जो अपसारी शैलों का निर्माण करता है, जब अपसारी तथा आग्नेय शैलों में ताप और दाब में परिवर्तन होता है तब वह कायांतरित शैलों में बदल जाती है। इस प्रकार शैल चक्र का चक्र चलता रहता है, यानी कि एक दूसरे से शैल बनती रहती हैं। चैप्टर इज फिनिश। आई होप you all understand this chapter and thank you.